नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम मराठी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो लोक पायलट और टेक्नीशियन की जीडीसी की जो एग्ज़ाम थी 15 दिसंबर को आयोजित की गई थी, उससे पहले मैंने आपको यहाँ पे लगातार 2018 में जो लोक पायलट टेक्नीशियन की एग्ज़ाम आयोजित की गई थी उसके पिछले साल के पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाए थे। और जैसे आपके एग्ज़ाम आए थे उससे 4-5 दिन पहले मैंने पेपर सॉल्व करवाना यहाँ पे बंद कर दिया गया था। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप था उसके अंदर मैं 2018 में जितने पेपर यहाँ पे आए थे जेई के और लोक पायलट टेक्नीशियन के सबकी पीडीएफ मैंने मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम मराठी का, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने सभी पेपरों की पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल करवा दी थी ताकि आप भी आपके घर पे रिवीजन उनका कर सके। एक बार फिर यहाँ पे जो 15 दिसंबर को जीडीसी की एग्ज़ाम आयोजित हुई थी वो कैंसिल होने की संभावना उसकी, और जो 19 तारीख और 23 तारीख को जो एग्ज़ाम आयोजित होने वाली थी उसको पोस्टपोन कर दिए गए हैं यहाँ पे। और जल्दी आपको ओपन मार्केट से भी लोक पायलट टेक्नीशियन और जेई की वैकेंसी आपको मिलेंगी। कम से कम 30 से 40 हज़ार के बीच में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वहाँ पे। और एग्ज़ाम डेट भी जिसकी मार्च या अप्रैल में बताई जा रही है, इसलिए आप बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। और अब आपको यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पर भी डेली आपको प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। मैं 2018 में जितने पेपर आप यहाँ पे आए प्री के एग्ज़ाम के, सब मैं यहाँ पे आपको सोल्व करवाऊंगा। और मेंस के एग्ज़ाम के पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो टेक्निकल है, टेक्निकल में आपको नहीं पढ़ा सकता, लेकिन जो जनरल कॉमन पेपर है उसका मैं आपको यहाँ पे आसान तरीके से सोल्व करवाऊँगा। बेसिक आपका बिल्कुल भी, अगर आप बेसिक से भी तैयारी करना चालू करोगे तब भी आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आप डेली यहाँ पे आपको सुबह 7 बजे वीडियो मिलेगा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा मिले। आज के इस वीडियो में अपन 13 अगस्त 2018 को जो पेपर आयोजित किए गए थर्ड शिफ्ट में, इससे पहले सेकंड शिफ्ट का मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिया है। और आज इसमें जो थर्ड शिफ्ट आयोजित हुई थी उसको यहाँ पे पेपर सोल्व यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एकदम मैं आपको कि एग्जाम किस प्रकार से आपको ऑप्शन आपके हेल्प करते हैं और किस प्रकार से टाइम आपको बचत यहाँ पे करनी है। सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम। कंपटीशन के अंदर टाइम का मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो उसी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं आपको पेपर यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है किसका, रीजनिंग का है। किसका है, रीजनिंग का दिया हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे एक अपने को आकृति दी हुई है, ये आकृति क्या है, मिसिंग है। और तो ये क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र पे रिक्त स्थान से सही तरह से मेल खाए। अब यहाँ पे अपने को पूर्ति करनी है यहाँ पे की, तो देखेंगे आप यहाँ पे शुरुआत में यहाँ पे देखो इसने 3 कर रखे, फिर इसमें 2 कर रखे। तो देखो एक तो ये आप आकृति बनेगी तो एक ये बना दिया अपन ने। इसके बाद में एक यहाँ से 3 वाला आएगा तो एक यहाँ जाएगा, फिर एक फिर बनेगी यहाँ पे बना दिया अपन ने। इसके बाद में ये 3 वाला आ गया तो यहाँ पे 2 वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 वाला ये यहाँ पे आ जाएगा और ये बंद हो जाएगा। कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी जो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यह मैथमेटिक्स का है और ये मैथमेटिक्स का सरलीकरण का क्वेश्चन है। सरलीकरण के क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करवाते टाइम पे मैंने आपको बताया कि आपको बॉन्ड-मास का रूल यहाँ पे फॉलो करना है। देखेंगे पहले यहाँ पे गुणा का चिन्ह सॉल्व करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस किया तो मैंने प्लस हो गया, 3 इंटू 2 किया गुणा इन दोनों को तो प्लस का 6 मिल गया। तो ये 6 और ये प्लस में 6 और प्लस में 4 कर देंगे यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे 10, और 10 इंटू 7 किया मैंने तो क्या प्राप्त होगा मेरे को 70 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का। यहाँ पे मूलधन दिया है 62,500। अब ये बोल रहा है कि किस प्रतिशत की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए इसका चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम में कौन सा तरीका आपका अच्छा रहेगा अब इससे मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए दर की वार्षिक दर पे गणना कर रहा है और 1.5 साल के लिए पूछ रहा है। तो पहले साल की दर तो क्या हो जाएगी 21% हो जाएगी, लेकिन दूसरे साल की दर आधी हो जाएगी, यहाँ पे 10.5 हो जाएगी। तो आपके पास में आपको सूत्र पता है, यहाँ पे x एक सूत्र होता है, उसको x प्लस में y प्लस का x इंटू वाई बटा का क्या होता है 100 होता है। इसमें x और y क्या होती है, 2 अलग अलग दर होती है। तो यहाँ पे एक दर तो 21 मान लिया अपने, एक साल की तो 21 हो गई, आधे साल की यहाँ पे 10.5 हो गई। तो यहाँ पे 21 इंटू 10.5 से मैं पूरी 1.5 साल की यहाँ पे कंबाइंड दर निकाल लूँगा। अब मैंने जैसे इसको सोल्व किया तो मेरे पास में यहाँ पे कंबाइंड दर निकल के आ गई, कितने आ गई 33.705 आ गई। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को 33.7% ये इंटरेस्ट बनेगा उसका,
क्या बढ़ेगा 62,650 का। तो यहाँ पे 62,000 जो 62,500 है, इसका मेरे को निकाला 33.705% का मान निकालने के लिए यहाँ पे बटा 100 कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पे 3 अंकों में 0 है और दो यहाँ पे 2 0 से 2 0 काट दिया यहाँ पे। अब मेरे पास में बच जाएगा 625 इंटू 33.700 और 5 को गुणा करना पड़ेगा। 33.705 को जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे पास में जो मान है निकल के आ रहा है कितना, 21,065 आ रहा है, 21,065.625 यहाँ पे आ रहा है। अब देखेंगे आपको किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन इसका जो एक्चुअल मान है दोस्तों, वो इसका जो एक्चुअल मान है वो यही है। कितना है यहाँ पे 21,000 यहाँ पे 65 जो इसका राइट आंसर है। और जो आपको किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा, और इसने यहाँ पे जो आंसर माना आपका 20,727 यहाँ पे आंसर ये माना है, लेकिन इसका आंसर होगा 21,065 जो लगभग होगा 21,000 के आसपास। तो ये आपको यहाँ पे 21,065 होगा। जो तरीका आपको बताया उसी तरीके से आपको यहाँ पे सोल्व करना है, क्यों उससे आपको आसानी से ये आंसर इसका प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन आपको मिलेंगे किस में मिलेंगे, मुंबई में, और उसके बाद में गुजरात में मिलेंगे। तो यहाँ पे गुजरात और मुंबई पहले एक ही राष्ट्र यहाँ पे हुआ करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे जो गुजरात है वो गुजरात में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे आपको देखने को मिलेंगे। ये आपकी स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि भारत का जो गुजरात राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, रीजनिंग का, निमंत्रक पर विचार कर तय करें कि दी गई अवधारणाओं में से कौन सी निहित है। तो एक फ्लाईओवर का निर्माण 200 करोड़ रुपए की भारी लागत के साथ किया गया, फिर भी लोग फ्लाईओवर को उपयोग नहीं करते। अब यहाँ पे इसकी जो अवधारणा बनी हुई है तर्क के पीछे की अवधारणा क्या है, देखिए फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है, ऐसा कहीं अपने को प्रतीत यहाँ पे होता नहीं है कि जो तर्क दिया हुआ है इससे यहाँ पे कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है कि फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है। फ्लाईओवर के निर्माण पर खर्च किया गया समय और पैसा, ऊर्जा बर्बाद हो रही है यहाँ पे। तो इसका भी अपने को देखिए दोस्तों, यहाँ पे जनरल सेंस में तो अपने को पता लग रहा है कि यहाँ पे अगर फ्लाईओवर का उपयोग नहीं हो रहा तो उससे अपना खर्च किया गया पैसा, समय, ऊर्जा की बर्बादी हो रही है। लेकिन कहीं कहीं अपने को जो तर्क पे दिया हुआ है उससे स्पष्ट भाव यहाँ पे निकलता नजर नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे जो कथन दोनों यहाँ पे निहित नहीं है, यानी जो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यहाँ पे निहित नहीं है। ये अपने को मान के चलना है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे आपको पिछले साल के जो पेपर है ये काफ़ी आपके लाभदायक सिद्ध होंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से आपको जनरल सेंस में अपन बात करेंगे तो फ्लाईओवर के निर्माण का जब यूज नहीं कर रहे अपन तो समय और पैसा, ऊर्जा की बर्बादी हो रही है, ये बात सही है। लेकिन जो आपको तर्क दिया हुआ है इससे कहीं ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि इस तर्क में दिया हुआ है कि अपने को समय, पैसा की बर्बादी यहाँ पे हो रही है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे होगी। इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे निहित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कार्बन का यौगिक यहाँ पे नहीं है। अब हीरा, डोलामाइट, संगमरमर और चौक है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, एक हीरा भी कार्बन है, पर ये क्या कार्बन का ये यौगिक नहीं है, कार्बन का ये यौगिक नहीं है। यौगिक क्या होता है, दो मिश्रण से बनकर यहाँ पे तैयार होता है। कार्बन का एक अपर रूप है यहाँ पे हीरा, लेकिन ये कार्बन का यौगिक यहाँ पे नहीं है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ यहाँ पे, नीचे दिए जो चित्र है उसमें अपने को त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी है। अब देखेंगे अपन नीचे गए जो चित्र आकृति दी हुई है इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। पहला त्रिभुज तो इसमें ये बन गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ पे ये हो गया, और तीसरा जब आप इसको मिलाएंगे तो चौथा एक त्रिभुज यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में इस पूरी आकृति को मैं यहाँ पे मिलाऊंगा तो एक 5वां त्रिभुज हो गया। जो यहाँ पे 5 त्रिभुज तो ये हो गए। इसके बाद में अपन ठीक इसी प्रकार से देखेंगे, 6 यहाँ पे हो गया, 7 ये हो गया, और टोटली अपन फिर इसके बाद में 8 ये हो गया, और इसको पूरी को अपन जैसे मिला लूँगा यहाँ पे तो 9वां त्रिभुज ये यहाँ हो गया। 9 त्रिभुज तो आपको दिख गए यहाँ पे। इसके बाद में आप देखोगे एक आकृति ये हो रही है, ये हो रही है अपने 10 नंबर का त्रिभुज यहाँ पे बन गया, 10 बढ़ गया। तो एक आकृति फिर आप ये देखोगे पूरा ये 11 त्रिभुज बन गया, और एक आकृति आप यहाँ पे देखोगे तो कितना त्रिभुज बन गए, 12 नंबर त्रिभुज बन गया। ठीक इसी प्रकार से अब अपन देखेंगे कि जो यहाँ पे आकृति दी हुई है, कहाँ पे ये जो आकृति दी हुई है यहाँ से, इससे भी एक त्रिभुज का निर्माण यहाँ पे होगा। तो अपन यहाँ पे अलग अलग काउंट करोगे ना यहाँ पे तो 14 त्रिभुज आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज मैं और बता देता हूँ आपको। एक त्रिभुज का निर्माण एक यहाँ से अपन गए, एक त्रिभुज का निर्माण यहाँ से हो गया, ये हो गए 12 त्रिभुज मैंने आपको बता दिए थे पहले भी। और इसके अलावा एक त्रिभुज का निर्माण
A12 और यहाँ पे 8 नंबर का त्रिभुज मिला के एक त्रिभुज का निर्माण ये यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पे 14 त्रिभुज की आकृति जो दी हुई है अपने को, इसमें 14 त्रिभुज यहाँ पे समाहित है। तो ये त्रिभुज में ये आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, तब जाकर ये आप इसको सोल्व कर पाओगे एग्जाम के अंदर, ताकि अपने को जल्दी से जल्दी यहाँ पे एक तरीका अपने को मालूम हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए अपने रीजनिंग के अंदर, तभी अपने को सफलता यहाँ पे मिलेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे भी क्वेश्चन दे रखा है आपने निम्नलिखित जो अपने को न्यूमेरिक दे रखा है क्रम में चिन्ह के स्थान पर अपने को एक अक्षर अनुपस्थित है, उसकी जगह अपने को पता लगाना है कौन सा अक्षर यहाँ पे आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे एक मेरे को दिया हुआ संख्या और एक दिया हुआ अल्फाबेटिक दिया हुआ है मेरे को ABCD का। तो आप देखोगे यहाँ पे 5 और 5 के बाद में E है, फिर 7 के बाद में F है और 11 के बाद में H है, यहाँ पे 17 के बाद में यहाँ पे K है। अब इसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे, पहले मैं देखूंगा यहाँ पे नंबर के ऊपर कि ये क्वेश्चन में रीजनिंग का है कि नंबर के ऊपर कैसे, और देखो 5 में मैंने यहाँ पे 2 जोड़ दिए, फिर इसके बाद में 7 में मैंने 4 जोड़ दिए, फिर 11 में मैंने 6 जोड़ दिए। अब देखो यहाँ पे 2 में 2 जोड़े 4 हो रहे हैं और 4 में 2 जोड़े 6 हो रहे हैं, तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 होगा। तो यानी 17 में 8 जोड़ना है मेरे को, तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब जैसे मेरे 25 आया तो मेरे 2 नंबर का और तीसरा नंबर का ऑप्शन तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, अब 25 आ जाएगा। अब मैं देखूंगा अल्फाबेटिक के अनुसार E है, E कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है, इसके बाद में H 8 नंबर पे आता है और K आता है 11 पे। देखो 5 में 1 जोड़ा मैंने 6 आ गए, 6 में 2 जोड़े 8 आ गए, 8 में 3 जोड़े 11 आ गए और 11 में 4 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 15। 15 नंबर पे देखूंगा अल्फाबेटिक में क्या आता है 0 आता है, सॉरी O आता है O, तो क्या हो जाएगा 25 यहाँ पे O इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अपने को जो नंबर दिया है उसमें अलग मेथड यूज हुआ है और जो अल्फाबेटिक दिया है उसमें यहाँ पे अलग मेथड यूज हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर अपन 9 देखेंगे, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित यहाँ पे नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक विषम आकृति दी हुई है, उसका अपने को क्या करना है चयन करना है यहाँ पे। अब आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखो एक दूसरे के विपरीत दिए हुए हैं, यहाँ पे पूरे खंड, यहाँ पे सबके एक खंड बने हुए हैं और यहाँ पे देखो डी में बना हुआ, लेकिन यहाँ सी है, सी में एक आकृति अधूरी दी हुई जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका यहाँ पे खंड यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, यानी इसके आमने सामने का जो आकृति बननी चाहिए वो आकृति यहाँ पे अधूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर जिसमें भी सी होगा वो राइट आंसर यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर 3 में सी दिया हुआ है तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जीके का आ गया। यहाँ पे प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिश त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला लिख रहे हैं जिनमें पहली 2 किताबें क्रमशः राम और सीता पर केंद्रित हैं। इस श्रृंखला की तीसरी किताब किस पात्र पर आधारित यहाँ पे होगी। तो देखिए दोस्तों, आप भी जनरल साइंस में इस क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ा नहीं है तब भी आप कर सकते हैं, राम और सीता। तो यहाँ पे जो तीसरा जो किरदार है यहाँ पे किसका होगा, रावण का होगा। अब यहाँ पे सस्पेंशन ये हो जाता है कि लक्ष्मण और यहाँ पे हनुमान का भी नाम हो सकता है, लेकिन बात किसकी हो रही है, रामायण की हो रही है। मोस्टली रामायण केंद्रित राम और रावण पे। तो यहाँ पे जो तीसरा किरदार है किस पे किताब लिखी जा रही है, वो रावण पे यहाँ पे लिखी जा रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। जो कवक होता है जिसको अपन बोलते हैं फंगस, ये फंगस होता है, इसकी जो कवर होता है, इसके ऊपर का जो कवर है वो क्या के कठोर पदार्थ है उसका बना होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं काइटिन बोलते हैं। ये उसकी सुरक्षा का काम यहाँ पे करता है, सुरक्षा कवच का काम ये करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक 8 अंक की संख्या दी हुई है मेरे को, जो यहाँ पे आपको मार्क के द्वारा बताई जा रही है। एक यहाँ पे जो क्या है 15 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए दोस्तों, जब 15 से विभाजित है तो 5 से और 3 से भी ये क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 से विभाजित होने के लिए जो संख्या दी हुई उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से भाज्य होना चाहिए, और 5 से भाज्यता के लिए इकाई का अंक या तो 5 होना चाहिए या इकाई का अंक यहाँ पे 0 होना चाहिए। अब आप देखोगे इस संख्या का इकाई का अंक 5 है, इसलिए 5 से तो भाज्य है, लेकिन अब मेरे को देखना है कि 3 से भाज्य है कि नहीं है। तो इसके लिए मेरे को अंकों का योग करना है, तो इसके अंकों का योग हो रहा है 35 प्लस का p। अब आप यहाँ पे देखोगे कि p का क्या मान निकाल रहा है, न्यूनतम मान निकाल रहा है। अब मैं 3 का भाग जब इसमें 35 में दे रहा हूँ तो मेरे को 36 में पूरा जा रहा है। अगर यहाँ p का मान मैं 1 रख दूँ तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जो 3 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः यहाँ पे विभाजित हो जाएगा, और 5 से तो विभाजित ये हो रहा है क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पे 5 है। तो p का न्यूनतम मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये न्यूनतम मान की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो यहाँ पे, नीचे दी गई जो प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए हैं। इस तरह से समूह बनने वाले 3 समूह हैं, यहाँ पे अलग अलग है। अब आप देखोगे यहाँ पे ये इस प्रकार का क्वेश्चन ये
आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, इसमें समानता देखने की है अपने को 9 यहाँ पे अलग अलग चित्र दिए हुए हैं यहाँ पे। अब इनमें से मेरे को 3-3 की सेट यहाँ पे बनाना है। अब इसमें काफ़ी तो आपके ऑप्शन भी सहायता करेंगे, ऑप्शन किस प्रकार से यहाँ पे बने हुए हैं। तो एक बार आप ऑप्शन पर भी नज़र मार सकते हैं, उसके बाद पेपर यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 जो 3rd 6 और 9 नंबर है, इसमें क्या है, त्रिभुज आकृति दी हुई है, तो इनका एक सेट बन गया 3 6 9 का, तो एक सेट बन गया यहाँ पे। अब दूसरा आप सेट देखोगे यहाँ पे कि एक चौकोर यहाँ पे देखे विषय, आप 2 नंबर पे देखोगे तो यहाँ पे अर्धवर्त बना हुआ है, फिर 5 में आप अर्धवर्त बना हुआ है, और 6 में भी है, 6 में क्या बना, ये सॉरी 8 में घन बना हुआ है। तो एक सेट यहाँ पे 2 5 और 8 का बन जाएगा, 2 सेट बन गया। अब ये तीसरी संख्या बच गई 1 4 यहाँ पे 7, तो ये तीसरा सेट ये इनका यहाँ पे मिलके बन गया। इस प्रकार से आपको 3 सेट यहाँ बनाना है, जो अपने को ऑप्शन नंबर 2 में दिए है, तो ऑप्शन नंबर 2 इजी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। एक थैला है, उसमें लाल पीले और हरे क्या है टोकन रखे हैं। अब जो यहाँ पे लाल टोकन को यहाँ पे ए से इंडिकेट कर रहा है, पीले को बी से कर रहा है और हरे को सी से कर रहा है, और ए और बी का अनुपात यहाँ पे 3 अनुपात यहाँ पे 8 दिया हुआ है ए और बी का, और बी और सी का अनुपात जो मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे 6 अनुपात यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। अब मैं देखूंगा यहाँ पे बी दोनों जगह समान है। अब ज्ञात क्या करवा रहा है, ए बी और सी का अनुपात ये ज्ञात करवा रहा है। अब यहाँ पे देखूंगा कि दोनों अनुपात में देखने पे देख रहा हूँ कि बी जो दोनों जगह दिया हुआ है, लेकिन दोनों जगह उसका अनुपात यहाँ पे भिन्न है। तो मेरा एक प्रयास रहेगा यहाँ पे कि मैं यहाँ पे अनुपात इसका समान कर दूँ। समान अनुपात करने के लिए देखो मेरे को 6 और जो 8 दो मान अलग अलग दिए हुए बी के, इनका लेना है मेरे को एलसीएम। तो इनका एलसीएम आया 3 एलसीएम कितना आया इनका, 24 आया। अब 24 लाने के लिए मेरे को 8 को 3 से गुणा करना पड़ेगा और 6 को मेरे को करना पड़ेगा यहाँ पे 4 से गुणा। तो देखो 3 को जो यहाँ पे पहला अनुपात दिया उसको मैंने 3 से गुणा कर दिया, तो ए का 9 आ गया और बी का आ गया 24। अब बी का 24 आ गया तो दूसरी जगह बी का 24 आ रहा है, और दूसरे अनुपात को मैंने 4 से गुणा किया तो 13 चौको 4 किया, तो मैंने क्या आ गया 52 आ गया। जो नया अनुपात निकल के मेरे पास में आ गया 9 अनुपात 24 अनुपात यहाँ पे 52 इजी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ उपकरण दिए गए हैं और बोला गया है कि कौन सा उपकरण है जो चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद यहाँ पे करता है। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे कंडक्टर का काम करते हैं, यहाँ पे सेल या बैटरी यहाँ पे काम करते हैं जो विभवांतर बनाए रखते हैं यहाँ पे किसी भी चालक के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे धारा का, नाव और धारा का। यहाँ पे धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटा। अब देखिए दोस्तों, अब ये क्या बोल रहा है, नाविक को विरुद्ध जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी अगर नाविक की स्पीड ए है तो उस पानी की स्पीड -b करनी पड़ेगी। अब ये स्पीड टोटल कितने निकल के आ रही है, 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है कितने में, 8 घंटे में। तो 40 बटा मैंने 8 किया तो यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कब आ रही है, जब ये नाव है जो धारा के विपरीत यहाँ पे जा रही है। फिर बोल रहा है जबकि धारा के साथ चलते हुए इस दूरी को तय करने में कितना घंटे का समय लग रहा है, उसको 5 घंटे का समय लग रहा है। तो 40 बटा मैं कर दूंगा 5, तो कितना आ रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा जब आ रहा है जब नाव और धारा की दोनों की स्पीड यहाँ पे जुड़ जाएगी। अब इस स्थिति में मेरे को क्या बोला गया, शांत जल में नाविक की जो गति है वो ज्ञात करनी है। इस कंडीशन में देखो मैंने ए माना है, यहाँ पे ए किसकी गति मानी है, नाव की, और बी मानी है पानी की यहाँ पे। तो ए और बी को मैं यहाँ पे जोड़ लूँगा, क्या करूँगा, ए और बी को यहाँ पे मैं जोड़ लूँगा। तो देखो यहाँ पे दोनों समीकरण मेरे को दी हुई, एक समीकरण यहाँ पे दी हुई जिसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आई है और दूसरे समीकरण में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आई है। दोनों को मैं जोड़ के यहाँ पे जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। और ए नाव की स्पीड मेरे ज्ञात करें, नाव की स्पीड ए है ये अपने यहाँ पे, तो 2 का भाग दे देंगे इसमें 13 में, तो कितना आ जाएगा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। नाव की स्पीड जो शांत जल में कितनी हो जाएगी, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई, जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है अपने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ गया, साइंस का है। निम्नलिखित नियम किसके द्वारा प्रदान यहाँ पे किया गया था, तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है। क्या बोला गया है यहाँ पे कि तत्वों का जो गुणधर्म है उनके परमाणु द्रव्यमानों का क्या होता है, आवधिक गुणधर्म यहाँ पे होता है। ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपने मेंडलीव के द्वारा दिए गए थे। किसके द्वारा दिया गया था, यहाँ पे मेंडलीव के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। अब फिर ये क्वेश्चन साइंस का आ गया यहाँ पे। गुणसूत्र में जो क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को नाम क्या है, यहाँ पे उस बिंदु का नाम यहाँ पे सेंट्रोमियर यहाँ पे है। इस सेंट्रोमियर पे जो क्रोमेटिड्स हैं गुणसूत्र के वो क्या होते हैं, यहाँ पे संलग्न होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे,
192 पेन लिए गए यहाँ पे। वैसे जो अपन नॉर्मल में तो आएंगे नहीं यहाँ पे, पर लेकिन यहाँ पे दिया हुआ मैथ का क्वेश्चन कि 192 पेन 10 रुपये में खरीदे उसने, तो 5 रुपये में कितने पेन खरीदेगा। अब आपको पता है कि जब यहाँ पे 10 पेन खरीदे उसने कितने में, 192 पेन खरीदे 10 रुपये में, तो 5 पेन के लिए इसने भाग देना पड़ेगा मेरे को इसमें 2 का 192 में, तो कितने बार जाएगा 96 बार। तो 5 रुपये कितने पेन आ रहे हैं यहाँ पे, 96 पेन यहाँ पे खरीदे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनता है यौगिक बनता है। क्या बनता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से यौगिक का निर्माण यहाँ पे होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन अपना मैथमेटिक्स का, यहाँ पे एक आंकड़ा दिया हुआ मेरे को, प्रस्तुत आंकड़ा एक्स शहर में 2017 के 6 महीनों में मोटरसाइकिल और कुल वाहनों के पंजीकरण की संख्या को दर्शा रहा है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे आपको नीले नीले दिखाई दे रहा है वो तो दर्शा रहा है यहाँ पे मोटरसाइकिल, और जो रेड रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, टोटल वाहन दर्शा रहा है, वो कुल वाहन दर्शा रहा है। और जो नीला कलर दिखाई दे रहा है वो अपने को क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मोटरसाइकिल दिखा रहा है। अब ये क्या बोल रहा है कि मई से जून तक, अब आप देखोगे यहाँ पे 2017 की बात हो रही है, मई से जून तक जो मोटरसाइकिल है उसके कितने प्रतिशत की यहाँ पे वृद्धि हुई है मोटरसाइकिल में। तो देखेंगे आप मई में तो कितनी है, 17 है, और वृद्धि कितने की, 28 हो गए यहाँ पे। जून में कितने हो गए, 28 पंजीकरण हो गए यहाँ पे। तो कितने की वृद्धि हुई, 11 की। अब प्रतिशत के लिए कर दिया मैंने 100 से गुणा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1100 बटा 17 भाग दूंगा मैं इसमें, तो 17 छका 102 आ जाएगा यहाँ पे। फिर बच जाएगा मेरे पास 8, 17 चौको 68 हो जाएगा, यानी 64 पॉइंट कुछ राशि आएगी। अब देखिए मैं ऑप्शन पे जाता हूँ यहाँ पे। अब ऑप्शन पे जाके देखूंगा तो एक ही ऑप्शन में 64 पॉइंट कुछ दिया हुआ मेरे को, तो वही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए मेरे को आगे इसको ज़्यादा सोल्व करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को जब आंसर प्राप्त हो रहा है तो आगे ज़्यादा सोल्व करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर अपने को आंसर लाना जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर जो 22 है यहाँ पे दिया हुआ मैथमेटिक्स का, यहाँ पे कि a + a बराबर 3 दिया हुआ है यहाँ पे। तो a³ प्लस का 1/, का a³ बराबर क्या होगा, उसके बराबर निकालने के लिए अपन को 3 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। उसमें से माइनस कर दूँ 3 का 3 गुणा, तो 3 का क्यूब होता है 27, और उसमें से माइनस कर दूँ 3 × 3 किया तो 9, तो कितना प्राप्त होता है, 27 में से 9 माइनस किया तो 18, तो 18 ही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस होता, क्या होता है इसमें माइनस होता, तो यहाँ पे जो ये माइनस का चिन्ह वो क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस का हो जाता है। लेकिन अभी तो इसमें क्या होगा, माइनस का होगा, तो आपका आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे, 18 ही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फिजिक्स का दिया हुआ है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। जो अपने यहाँ पे नल का भी जो पानी आता है उसमें भी ये पाउडर का यूज किया जाता है, जिस पाउडर का नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। जो बरसात के दिनों में आप देखोगे तो आपको कड़वाहट सा महसूस होता है पानी, जो आपको नल का पानी उपलब्ध करवाया जाता है, वो क्यों, ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, जिससे कीटाणु रहित वो पानी हो जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करिए। एक शर्ट में हमेशा क्या होता है, एक शर्ट में हमेशा क्या होता है, शर्ट बनती किससे, कपड़े की है। तो इसमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपने को ऑप्शन पे जाना जरूरी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ऑप्शन में जाना जरूरी है। अब आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन में दिया है कॉलर, तो जरूरी नहीं है कि शर्ट के अंदर कॉलर हो। कॉलर आजकल कॉलर फैशन के अंदर गायब रहती है, जेब भी गायब रहती है और बटन भी यहाँ पे गायब रहता है। लेकिन आपको सबसे जरूरी चीज़ है यहाँ पे वो अपना चुननी है कि यहाँ पे कपड़े बिना शर्ट यहाँ पे होगी नहीं। भले आप किसी प्रकार की कोई भी आप लोगे शर्ट यहाँ पे, तो उसमें कपड़ा तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना कपड़े की शर्ट का निर्माण यहाँ पे होगा ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर जो 25 दिया हो यहाँ पे, दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो सभी 3 खेल यहाँ पे खेलते हैं। अब देखेंगे आप यहाँ पे जो फुटबॉल, अब यहाँ पे फुटबॉल खेलने वाले हैं, ये जो दिए हुए फुटबॉल वाले हैं, कबड्डी वाले ये दिए हुए हैं, और क्रिकेट खेलने वाले, लेकिन तीनों खेलने वाला यहाँ पे ओनली और एस है। तो एस इज राइट आंसर हो जाएगा, जो तीनों खेल में यहाँ पे भागीदारी ले रहा है। अब क्वेश्चन नंबर जो 26 है यहाँ पे, उस पर बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लेता हूँ यहाँ पे 23 बराबर 713 बटा यहाँ पे 31 हो गया। बात वही है, ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, गुणा यहाँ पे हो जाता है। अब बात यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे देखो 7 से 13 और यहाँ पे एक अंक बढ़ा के बटा हो रहा है 3.1। अब मैं यहाँ से हटाने के लिए एक यहाँ पे हटा देता हूँ, तो कितने अंकों पे हो गए यहाँ पे, 3 अंकों पे। अब 3 अंकों पे क्यों हो रही है यहाँ पे, या 3 अंकों बराबर यहाँ पे 1000 का भाग दे रहा, तो इसमें फिर मैं क्या करूँगा, 1000 का भाग दे दूंगा बराबर रखने के लिए। तो इसमें 1000 का भाग दे दिया तो एक जीरो लगानी पड़ेगी। अब 3 अंकों पर 10 लगाना है, 0.023 जी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मतलब एक तरीके से आपको हलवा क्वेश्चन है,
इसमें अपने कुछ नहीं करना, लेकिन एरर इसमें होने की संभावना हो जाती है कि अपने को इसमें देखना है कि दशमलव का रूल होता है। इसमें जिस प्रकार का जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे हर शिफ्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसमें जो भी रूल है इसका यहाँ पे दशमलव के चिन्ह का है कि दशमलव यहाँ पे कितने अंकों पे लगा पा रहे हैं अपन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर 27 नंबर का। इस कथन को सही मानकर तय करेंगे निम्न कथन में से कौन सी धारणा अंतर्निहित है यहाँ पे। अब कथन दिया हुआ है कि इस वर्ष के बजट में यात्रा बीमा के लिए कोई फंड यहाँ पे आवंटन नहीं किया गया, ये कथन यहाँ पे सही है। अब कथन को सही मानते हुए अपन धारणाएं जो बनी हुई है यहाँ पे, यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है और कोई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, यात्रा बीमा के लिए कोई फंड यहाँ पे आवंटन यहाँ पे नहीं किया गया है। और यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर कि दोनों यहाँ पे अंतर्निहित है, लेकिन आप देखो कि विशेष तौर पे यहाँ पे किसी प्रकार का कोई उल्लेख यहाँ पे किया गया नहीं है कि यात्रा बीमा के लिए एक धन की आवश्यकता होती है। अब इस वर्ष के बजट में यात्रा बीमा के लिए कोई फंड यहाँ पे आवंटन नहीं किया गया, इससे पता लग रहा है यहाँ पे कि बीमा के लिए धन की आवश्यकता यहाँ पे होती है। अब दूसरी बात होती है यहाँ पे कि कई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है, इसी कारण से यहाँ पे क्या किया गया है, आपकी बार यात्रा बीमा के लिए धन का आवंटन यहाँ पे नहीं किया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों धारणाएं यहाँ पे क्या है, निहित है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर यहाँ पे हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे अपन यहाँ पे, यदि आप शास्त्रीय नर्तक हैं तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक काम है। अब तर्क है, इसके अनुमान क्या है, हमें एक शास्त्रीय नर्तक की जरूरत है, ये तो इस पर स्पष्ट पता लग रहा है कि यदि आप शास्त्रीय नर्तक है तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक काम है, तो हमको क्या है, शास्त्रीय नर्तक की यहाँ पे जरूरत है। और यहाँ पे दिया हुआ है आप एक शास्त्रीय नर्तक है, इससे इसका कोई लिंकअप नहीं है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि केवल एक अनुमान यहाँ पे निहित है, तो अनुमान यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे निहित है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, जो आपके एग्जाम 2018 में हुई थी, उस हिसाब से करंट जी के क्वेश्चन था, तो इसको आप छोड़ सकते हो, यह भी आपके लिए जरूरी यहाँ पे नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर जो 30 है, यहाँ पे दिए गए प्रश्न पर विचार करिए और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे पर्याप्त है। P, Q और R का मान यहाँ पे क्या है, ये आपने को निकालना है यहाँ पे, तो आप यहाँ से निकालोगे। देखो यहाँ से तो आप पहले वाले से तो P प्लस Q का मान निकाल सकते हो, जो 4 आ रहा है यहाँ पे। अब दूसरे से P माइनस Q बराबर 4 दिया हुआ, तो इससे तो मैं निकाल सकता हूँ मान P और Q का, और प्लस में P और Q का मान आ जाएगा तो मैं R का मान भी निकाल लूँगा। इसलिए P और Q और R का मान निकालने के लिए मेरे को दोनों की यहाँ पे ज़रूरत है। तो सवाल का जवाब देने के लिए कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है यहाँ पे पर्याप्त है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय जो मूल के लियो वरडारकर है, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे बने हैं, तो आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री है लियो वरडारकर, यहाँ पे जो भारतीय मूल के हैं वो आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, जो 2018 में जो आपका पेपर आयोजित हुआ था उस हिसाब से यहाँ पे करंट है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया मैथमेटिक्स का दिया हुआ यहाँ पे, 6 छात्रों के एक समूह ने किसी परीक्षा में भाग लिया, 6 छात्रों के समूह ने परीक्षा में भाग लिया, बाद में परीक्षा देकर एक अन्य परीक्षार्थी समूह में क्या हो गया, शामिल हो गया। अब जब परीक्षार्थी समूह में शामिल हो गया तो कितने कैंडिडेट हो गए अपने पास में, 7 कैंडिडेट हो गए। कितने कैंडिडेट हो गए अपने पास में, 7 कैंडिडेट यहाँ पे हो गए। अब क्या बोल रहा है, जो नए छात्र के प्राप्तांकों को भी जोड़ दे, जब नए छात्र जो ऐड हुआ है यहाँ पे उसके प्राप्तांकों को अगर आप जोड़ रहे हैं तो औसत क्या हो रहा है, 3 यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी जो नया कैंडिडेट है उसके पास में इनका जो औसत था 6 का, उससे ज़्यादा अंक है उसके पास में, तभी वो 6 को 3 यहाँ पे दे रहा है। क्यों, औसत जब 3 बढ़ रहा है तो 6 को 3 उसने दे दिया, प्लस में खुद के पास में भी उसने एक 3 यहाँ पे रख लिया बराबर रखने के लिए, ताकि औसत मान में सबके लिए बराबर वैल्यू यहाँ पे मानी जाती है। तो 6 जो पहले कैंडिडेट थे उनको 3 यहाँ पे दे दिया, और खुद के पास में ऑलरेडी यहाँ पे जो पहले का जो औसत था उससे एक्स्ट्रा यहाँ पे रख लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 × 3 करूँगा तो 21 आ जाएगा। जो नया वाला कैंडिडेट है उसका मान यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 21 यहाँ पे ज़्यादा है। तो क्वेश्चन भी अपने से पूछा गया था, जो नए छात्र का प्राप्तांक समूह के पहले के औसत अंक से कितने ज़्यादा है, इसके 21 यहाँ पे ज़्यादा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे दिया हुआ है, ये 33 का क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखना है इसका, कि प्रनीत ने अपनी यात्रा दोपहर के 2:45 और 46 पर शुरू करी और वह गंतव्य पर शाम के
4:55 और 57 पर पहुंचा। अनित ने क्या किया है, अनित ने इसके 58 मिनट पे बाद इसने यात्रा शुरू करी है। किसने, अनित ने। तो आप बताओ अनित ने कितने बजे यात्रा शुरू करी है। अब अपन 58 मिनट और 40 सेकंड इसमें जोड़ेंगे तो अनित ने 3:44 और 26 सेकंड पे यहाँ पे इसकी यात्रा शुरू करी है। अब देखो यहाँ पे जो पहुंच रहा है कौन, अनित पहुंच रहा है यहाँ पे, जो परिणीत पहुंच रहा है उससे 50 मिनट और 29 सेकंड यहाँ पे बाद में। अब यहाँ पे देखेंगे अपन जो परिणीत पहुंच रहा है शाम को 4:55 और 57 सेकंड पर, तो इसमें अपन ये 50 मिनट और 29 सेकंड यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये कितने पे पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है 5:46 और यहाँ पे 26 सेकंड पर। तो बोल रहा है अनित ने अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लिया। तो देखेंगे दोस्तों इससे फर्स्ट पता लग रहा है कि जो अनित है उसने अपनी यात्रा पूरी करने के लिए 2 घंटा और यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे नहीं होगा, 2 घंटा और 2 मिनट का यहाँ पे समय लिया। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितने का समय लिया है, यहाँ पे 2 घंटा और 2 मिनट का यहाँ पे समय लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। यहाँ पे जिस प्रकार से जो अन्वेषण करना यानी इन्वेस्टिगेशन है या डिस्कवर है, और उसका मतलब क्या है, खोजना है। कोई चीज़ का अपना एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसके बारे में कोई खोज कर रहे हैं। तो अन्वेषण करना जिस प्रकार खोजने से संबंधित है, उसी प्रकार जो चहलकदमी करते हैं तो चहलकदमी करने का मतलब अपन क्या, घूम रहे हैं। तो ये चहलकदमी किस संबंधित है, किससे, भ्रमण से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि। अब मूल ध्वनि से प्रतिध्वनि किसको कहते हैं अपन, भाई कोई आदमी यहाँ से खड़ा है या कोई स्पीकर मान लो, इससे आवाज़ निकल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई अवरोध है, तो अवरोध से जो टकरा कर यहाँ पे वापस अपनी तरफ आएगी उसको क्या बोलेंगे, अपन ध्वनि बोलेंगे। इधर से जो जा रही है वो तो क्या है यहाँ पे ध्वनि, और ये जो वापस आ रही है क्या है, यहाँ पे प्रतिध्वनि है। तो ये बोल रहा है मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का जो समय अंतराल है कम से कम कितना होना चाहिए स्पष्ट सुनने के लिए, कि जो अपने प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है वो यहाँ पे स्पष्ट सुनाई दे। तो यहाँ पे 0.1 सेकंड का यहाँ पे अंतराल यहाँ पे होना चाहिए। जब अपन लगातार 2 वर्ड बोलेंगे उनमें 0.1 सेकंड का अंतराल होगा तो अपना जो प्रतिध्वनि के से जो सुनाई देगा वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपना सुनाई देगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो 36 है। यहाँ पे एक कार्यालय में हमेशा क्या होता है। अब यहाँ पे भी मैं पहले भी एक क्वेश्चन आप लोग आया था इसी पेपर में, तभी मैंने बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग जाना ऑप्शन पे। तो देखिए एक कार्यालय में हमेशा क्या होना, छत, रसोई या प्राधिकारी या कार का। तो कार का जरूरी नहीं, यहाँ पे छत तो हो सकती है, भाई हर कार्यालय में छत होनी जरूरी है, लेकिन हमेशा ऑथोरिटी का यहाँ पे जरूरी है। कोई भी कार्यालय हो या ऑफिस हो उसमें ऑथोरिटी का यहाँ पे जरूरी है, यानी एक प्राधिकारी का होना जरूरी है, तभी जाकर उसका नाम। तो भाई छत तो एक मकान के ऊपर भी हो सकती है, छत तो मकान के ऊपर हो सकती है, लेकिन एक कार्यालय में हमेशा क्या मिलेगा आप लोगों को, प्राधिकारी यहाँ पे जरूर यहाँ पे मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 37 आ रहा है। यहाँ पे ये भी एक बॉन्ड पास का रूल फॉलो करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में अपने को। अब देखेंगे अपन यहाँ पे बॉन्ड पास रूल में भाग का चिन्ह पहले सोल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर। इसमें भाग दिया तो कितना प्राप्त होगा, मेरे को 3 आ गया। अब 6 में से 3 किया तो मेरे को 3 प्राप्त हो गया। अब इसका मान मेरे को 3 मिल गया, 3 में भाग दूंगा 3 का तो क्या प्राप्त होगा, मेरे को 1 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे भाग दूंगा तो कितना आ रहा है, मेरे को 20 आ रहा है। 20 में से 1 किया तो मेरे को क्या आ रहा है, 20 माइनस 1 किया तो 19 आ रहा है। यानी कुल मिलाकर ये जो ब्रैकेट है मेरे को यहाँ तक, इसका मान कितना प्राप्त होगा, मेरे को 19 प्राप्त हो गया। अब 19 को 38 में से मैंने माइनस किया, 19 तो कितना प्राप्त हो रहा है, 19 आ रहा है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना आ गया मेरे पास में, 19 आ गया। अब 19 को मैं 45 में से माइनस करूँगा तो 26 यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी 45 माइनस मैंने 19 किया तो 26 मेरे को राइट आंसर यहाँ प्राप्त हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। तो सतनाम सिंह बाबरा है जो बास्केटबॉल खिलाड़ी है, जो नेशनल बास्केटबॉल जो एसोसिएशन है उसमें शामिल होने वाले क्या है, पहले भारतीय, सतनाम सिंह बाबरा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे उस विकल्प को चुने जो निम्नलिखित चित्र में से एक अनुपस्थित संख्या को क्या देता है। अपन को यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है इसकी जगह क्या आना चाहिए, अपन को देखेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे। अब आप देखोगे यहाँ पे कि 5 है, इसके सामने 25 इसका वर्ग आ रहा है। 2 है तो 2 के सामने इसका 4 का आ रहा है। और ये 8 है तो 8 के सामने इसका 64 आ रहा है वर्ग। तो 1 है तो 1 के सामने इसका वर्ग क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जिसमें 1 दिया हो वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर के ऑप्शन में 1 दिया हो तो वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों।
और मार्च 2018 में असम के राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? जगदीश मुखी थे। ये उस टाइम का यहाँ पे करंट जी का क्वेश्चन था, इसको मैं आपको छोड़ने के लिए बोलूँगा, इसको आप ध्यान देना नहीं है। लेकिन इससे आपको ये इंडिकेशन मिलता है कि आप जो राज्यपाल है प्रेजेंट में और जो मुख्यमंत्री है उनकी लिस्ट जो भी है उसको आपको एक बार पढ़ के जाना जरूरी है कि आज क्या पता आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन ने 13 अगस्त 2018 को जो थर्ड शिफ्ट आयोजित हुई थी लोकपाल टेक्नीशियन की, उसका पेपर यहाँ पे सोल्व किया है। नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा उसमें अपन इसके सेकंड पार्ट में जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको यहाँ पे सोल्व करेंगे। आपको उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस जो चैनल से काफ़ी फायदा मिलेगा और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। जैसे जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए अब डेली यहाँ पे वीडियो लाता रहूँगा जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी। और यहाँ पे जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है लोकपाल टेक्नीशियन जेई का, और उनके एग्ज़ाम भी मार्च में यहाँ पे संभावित है। इसलिए आप मार्च में आप एग्ज़ाम मानते हुए उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए ताकि आपके जो बेरोजगारी है उसको आप यहाँ पे दूर कर सको और आपका जो रोजगार पाने का अच्छा यहाँ पे पूरा सपना हो सके। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए।